हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और स्वागत है आप सभी का हमारी इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जिसे हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। ये कक्षा 10 की गणित की बुक का 7th चैप्टर होगा और इस 7th चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले होंगे, जो भी ट्रिक होंगी, वो सारी की सारी आज इस क्लास में डिस्कस कर दी जाएंगी। इसलिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक हम आपको मनोहर की बुक पढ़ा रहे थे, लेकिन आज से हम आपको NCERT की बुक ही पढ़ाएंगे, क्योंकि उससे एक फ़ायदा है कि वो किसी भी बोर्ड के बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, वो चाहे यूपी बोर्ड का हो चाहे CBSE बोर्ड का हो, और सारे के सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आज की इस क्लास में हम कॉन्सेप्ट पर जो रखेंगे, अपना कॉन्सेप्ट को पहले सीखेंगे कि कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करेंगे आपका हम सारा पूरा। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इस क्लास के माध्यम से आप पूरे चैप्टर का निचोड़ पा सकते हैं। मतलब जो भी फॉर्मूला इस पूरे चैप्टर में यूज होंगे, जो भी ट्रिक्स लगेंगी इस चैप्टर में, वो सारी की सारी आज आप इस क्लास में सीखेंगे और आने वाली क्लासेस में आप प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं और बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये एक हमने ऐसे लाइन खींची और उसके बाद एक ये दूसरी लाइन खींची। अब इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। एक्स अक्ष मतलब एक्स एक्सिस कहते हैं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। उसके बाद इसको क्या कहते हैं? एक्स डैश। ये क्या हो गया? वाई एक्सिस हो गया, वाई अक्ष हो गया। उसके बाद ये हो गया वाई डैश। इसके बाद जो ये बीच में पॉइंट आता है, जो ये बीच में पॉइंट है, इसे हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। जो यहाँ पे ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष का प्रतिच्छेदन, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसे कहते हैं मूल बिंदु। और इसके जो निर्देशांक होते हैं, अब ये निर्देशांक क्या होते हैं? मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, मतलब इसकी जो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू होगी, वो क्या होगी? 0,0 होगी। उससे हम बिल्कुल अभी आपको समझाएंगे, एक एक छोटी से छोटी चीज़ आज की क्लास में हम आपको बताएंगे। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, मतलब ओ को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। और इस मूल बिंदु के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं, इसको मिडिल पॉइंट या सेंटर पॉइंट भी कह सकते हैं। इसके जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं? निर्देशांक इसके होते हैं, मतलब इसके कोऑर्डिनेट जो होते हैं, लिख देते हैं हम आपको। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निर्देशांक ज्यामिति में मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? तो आप बताएंगे 0,0 होते हैं। इसके बाद ये जो वैल्यू होती है, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। मान लिया हमने ब्रैकेट में लिख दिया 3,4, तो इस 3 को क्या कहेंगे और इस 4 को क्या कहेंगे? इस 3 को हम लोग हिंदी में कहते हैं भुज और 4 को कहेंगे कोटि। बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। भुज को अंग्रेजी में कहते हैं एब्सिसा और उसके बाद कोट को कहते हैं ऑर्डिनेट। ये जो एब्सिसा होता है हमारा, ये एक्स की वैल्यू होती है, और जो कोटि होती है हमारी, मतलब ऑर्डिनेट होता है, वो हमारी जो वैल्यू होती है वो वाई की वैल्यू होती है। मान लीजिए आपसे पूछा गया कि इसमें एक्स कौन है, वाई कौन है, तो आप पहले बताएंगे 3 हमारा एक्स है और 4 हमारा वाई है। बिल्कुल क्लियर, समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखिएगा बहुत ध्यान से, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब प्रथम चतुर्थांश। इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब द्वितीय चतुर्थांश। इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। हम लिख देते हैं क्वाड्रेंट क्या होता है। तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो 1 2 3 4, एक की स्पेलिंग हम यहाँ लिख देते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये हो गया सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ हो गया। अब कभी कभी पेपर में आ जाता है कि मान लो आपको एक बिंदु दे देता है, 3,4 ही दे देता है, और पूछता है यह किस क्वाड्रेंट में जो है वो स्थित होगा, मतलब ये कौन से चतुर्थांश में उपस्थित होगा। तो कैसे पहचानेंगे आप, उस पर हम जरा जोर देते हैं। तो क्या है, ये जो लिखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं, इसके जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं हमारे प्लस प्लस। आप कैसे पहचानेंगे? देखिएगा, पहले एक्स की वैल्यू लिखी जाती है, तो ये पॉजिटिव एक्स हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू होती है। 9th क्लास में आपने ग्राफ में देखा होगा। यहाँ से यहाँ चलेंगे तो फिर पॉजिटिव होती है, फिर यहाँ से यहाँ तक होंगे तो निगेटिव, फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो फिर निगेटिव होता है। तो इसका मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो प्लस प्लस होंगे, है ना। इधर भी प्लस और इधर भी प्लस। अब इसकी बात करें तो पहले एक्स की वैल्यू लिखी जाती है, तो मतलब ये डैश है तो माइनस लगा दिया। फिर वाई की वैल्यू लिखी जाती है तो यहाँ पे प्लस लगा दिया, है ना।
फिर इस थर्ड वाले पे आते हैं तो देखिए एक्स डैश ये वाई डैश दोनों डैश डैश हैं तो मतलब दोनों माइनस माइनस है ना। कितना तो अच्छा सिखा दिया ना। तो क्या हुआ, दोनों के दोनों क्या है, माइनस माइनस होंगे। अब इसकी बात करते हैं, बिल्कुल आप गैस कीजिए क्या होगा। पहले एक्स होगा मतलब प्लस होगा, फिर वाई के लिखेंगे मतलब माइनस होगा। तो आपसे यदि पूछा जाए -4,5 किस क्वाड्रेंट में है तो आप कहेंगे ये माइनस है, ये प्लस है, तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है। बिल्कुल बिल्कुल आसान तरीके से हमने आपको ये समझा दिया है। तो ये तो हो गया हमारा क्वाड्रेंट हो गया। हमने सीख लिया एब्सिसा किसे कहते हैं, ऑर्डिनेट किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेट क्या है। तो बहुत सिंपल सी डिफिनेशन है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट को मिलाकर एक पॉइंट बनता है जिसे कोऑर्डिनेट कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। तो अब क्या है, हम लोगों ने मूल बिंदु भी जान लिया। इसके बाद हम बात करेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी की। लेकिन यदि आपसे कोई कहे कि एक बिंदु है और उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो x अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित है और y अक्ष से जो उसकी दूरी है वो 5 है। बहुत ध्यान से समझिएगा, x अक्ष पे स्थित है मतलब इस वाली जो एक्सिस पर ये जो है ये स्थित है। मतलब अगर इस पे कहीं स्थित होगा तो इसका मतलब जो y है ना तो ऊपर गए ना तो नीचे गए, तो मतलब इसके जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, x पे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है तो 5 लिख दिया। अब y पे नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर x अक्ष पे स्थित है तो इसका मतलब ना ऊपर गया है ना वो पॉइंट नीचे गया है, इसी लाइन पे है, तो y का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आगे आने वाले हैं जिनको हम आपको बताते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि इसके बाद हम बात करेंगे अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट की। और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा हमारा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। मतलब जैसे कि क्वेश्चन आता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। देखिए अब मान लीजिए एक पॉइंट आपका हो गया P और दूसरा पॉइंट आपका हो गया Q। उसके बाद हमने इसको इससे मिला दिया। कहा गया है क्वेश्चन में कि इस P से Q तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी। तो आप उसको कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए इस P के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है, x, y है। इसके भी क्या है, x, y है। लेकिन यदि आप इसको x, y, इसको भी x, y मान लेंगे तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे। तो क्या होगा, इसको 1 कर दीजिए, यहाँ 1 कर दीजिए, यहाँ पे 2 कर दीजिए, यहाँ पे भी 2 कर दीजिए। अब हम लिखें कि डिस्टेंस बिटवीन PQ, तो कैसे आप लिखेंगे, मतलब डिस्टेंस बिटवीन PQ, तो डिस्टेंस बिटवीन PQ मतलब PQ के बीच की जो दूरी, हिंदी में लिख लीजिएगा PQ के बीच की दूरी क्या होती है। फॉर्मूला लिखेंगे अंडर रूट, उसके बाद फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसे हम लोग इसको लिख के ये फॉर्मूला क्या कर लेंगे, जनरेट कर लेंगे, बना लेंगे फॉर्मूला। बहुत सिंपल सा है, क्या करना है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ऊपर से ये अंडर रूट भी लगा देना है। अब मान लीजिए कि जो हमारा P पॉइंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये हमारा मूल बिंदु हो जाए। क्या हो जाए, ये हमारा मूल बिंदु हो जाए। तब क्या होगा, तो क्या होगा, ये x1 और x2 गायब हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये सब नहीं सीखना है, क्योंकि इसको सीखेंगे तो आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे। इस वजह से कुछ नहीं सीखना है, कुछ भी डायरेक्ट नहीं सीखना है। बिल्कुल जो है हम लोग एक मेथड की तरह से चलेंगे। और उसके बाद ये देखिएगा क्या हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। यदि आपको हिंदी और इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है तो आप बिल्कुल कमेंट करके हमें बताएं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी, तो क्या फॉर्मूला हो गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब इस पे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको बहुत आसानी से हम समझा देंगे। अब मान लीजिए कि एक लाइन है, एक ये लाइन है, और इस लाइन के जो ये वाला पॉइंट है ये P हो गया, ये Q हो गया। अब कोई तीसरी लाइन आती है और इसको क्या करती है, ऐसे काट के चली जाती है। मतलब ये तीसरी लाइन आई है और उसके बाद इसने इसको काट दिया है, और जब ये इसको काट देगा तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे हम लोग कि इसने इसको विभाजित कर दिया है। तो क्या करना है, हमें मान लेना है कि यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है, M है। अगर हमें इस पॉइंट के जो है वो कोऑर्डिनेट निकालने हो तो कैसे निकालेंगे, इसमें दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। कह सकता है कि P और Q को M अपॉन N, तो इसको M ना मानिए, इसको कुछ और मान लीजिए। मान लीजिए आपने मान लिया है इसको A,
ए मान लीजिए, या फिर आप इसको ए मान लीजिए, इसे बी कर दीजिए और इसे पी कर दीजिए। अब बेहतर समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये जो लाइन आती है वो उस लाइन ने इसको और इसको दो हिस्सों में बांट दिया, और वो कौन सा अनुपात हो गया, वो अनुपात हमने मान लिया m और ये हो गया n। मान लीजिए ये आपके पास a से लेकर b तक की जो 3 सेंटीमीटर की एक क्या थी, डंडी थी, है ना। तो उस 3 सेंटीमीटर की जो डंडी थी उसको उसने यहाँ से काट दिया, तो इधर मान लो बच गया 1 सेंटीमीटर और इधर बच गया 2 सेंटीमीटर, मतलब इसको हम कहेंगे 1:2। जब क्वेश्चन आएंगे तो बहुत बेहतर आपको समझ में आएगा। तो क्या होगा कि ये अनुपात है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसके 2 फॉर्मूले होते हैं। पहला है अंतः विभाजन। क्या, अंतः विभाजन। अंतः विभाजन जब क्या करेगा, वो अंतः विभाजित करेगा, तब फॉर्मूला क्या होगा, अंतः विभाजन क्या होगा, पॉइंट हम लोग लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक। तो बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या होगा, देखिए हिंदी में भी लिख रहे हैं और इंग्लिश में भी लिख रहे हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, है ना। तो कैसे निकलेगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल सा है। क्या लिखेंगे, m + n, m + n। देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखकर याद करना है, m + n। अब बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, जब भी अंतः कहेगा तो प्लस होगा, बाय कहेगा तो फॉर्मूले में माइनस हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या चेंज करते हैं, क्या होगा, m हो गया ना, अगर ये m है तो हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे mx2, फिर nx1, उसके बाद my2, ny1, बन गया फॉर्मूला। कितना तो आसान था ना। तो क्या हुआ, mx2 + nx1 / m + n। जब क्वेश्चन आएगा तब ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। और यदि ये कह दे, अंतः की जगह कह दे बाह्य विभाजन, क्या कह दे, ये कह दे कि बाह्य विभाजित करता है, तब क्या होगा, तो बाह्य विभाजित अगर करता है वो, तो हम लोग लिख देंगे बाह्य विभाजन। अगर बाह्य विभाजन करता है, बाहर से इंटरसेक्ट करता है वो, तब क्या होगा, तब हम लोग लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक। वो कैसे हम लोग लिखेंगे, फॉर्मूले में लिखेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम किसी और फॉर्मूले की बात करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर के लिए पेपर में, लेकिन इससे आसान आपको मिलेगा भी नहीं। तो यदि आपने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया था तो आप बैक कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब क्या करते हैं, तीसरे फॉर्मूले की बात करते हैं। मान लीजिए एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, एक ए पॉइंट है, दूसरा बी पॉइंट है, और इस ए वाले पॉइंट के जो निर्देशांक हैं वो x1, y1 है। वहाँ पे जो अभी इससे पहले फॉर्मूला लिखा गया था, यहाँ पे P और जहाँ पे A और B था, वहाँ पे A की जगह पे आप x1, y1 लिख लीजिएगा नीचे, और B की जगह पे x2, y2 लिख लीजिएगा। नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इधर हो गया x2 और y2 हो गया। अब मान लीजिए कि एक लाइन आती है और वो लाइन जो है इस जो लाइन को बीच से डिवाइड कर देती है। यदि इसको बीच से डिवाइड करेगी तो इसका मतलब यहाँ पे मिडिल पॉइंट आएगा या नहीं आएगा। तो इसके निर्देशांक आखिर क्या होंगे उसे हमें क्या करना है, फाइंड करना है। हेडिंग क्या डालेंगे, लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होगा फॉर्मूला, उसे लिखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे मध्य बिंदु के निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ मिडिल पॉइंट। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा क्या होता है, इसके निकालने हैं। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे कोऑर्डिनेट ऑफ मिडिल पॉइंट, हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ मिडिल पॉइंट। कैसे लिखा जाएगा, बहुत आसान है, मिडिल पॉइंट। हिंदी में क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक। फिर से वही वाली बात लिख लेंगे। देखिए बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। x1 लिखा, y1 तो हम लोग यहाँ देखेंगे x1, ये हो गया x2, x1 x2 अपॉन में क्या, अपॉन में 2 लिखेंगे क्योंकि बीच वाला निकालना है तो 2 से क्या करना है, भाग करना है। फिर उसके बाद y1 तो यहाँ पे y1 लिखा गया, y1 और फिर वहाँ क्या लिखा है, वहाँ पे लिखा है y2 तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे y2। और उसके बाद इसको भी किससे डिवाइड करेंगे, इसको हम लोग भी 2 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना तो सिंपल था ना कि दोनों निर्देशांकों के प्रथम वाले बिंदु को जोड़ना है और द्वितीय वाले बिंदु को जोड़ना है और लास्ट में क्या कर देना, 2 से डिवाइड कर देना। तो बिल्कुल सिंपल सा था, x1 + x2/2 y1 + y2/2 हो गया। उसके बाद अब चौथे फॉर्मूले की यदि हम बात करें जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, वो क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। मान लीजिए एक ट्राइंगल है
और उस ट्राइंगल के जो पॉइंट है वो पहला हो गया मेरा ये वाला वर्टेक्स, फिर दूसरा वाला ये वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? जो इसके शीर्ष होते हैं ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। लेकिन जो ए वाला है इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है x1, y1, मतलब इसके निर्देशांक क्या है? x1, y1 है। इसके क्या मान लिए हम लोगों ने निर्देशांक? x2, y2 मान लिए। इसके क्या मान लिए? इसके हो गए x3, y3। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए? x3, y3। इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए? x2, y2। इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए? x1, y1। बिल्कुल। अब क्या करते हैं, इस अगर ट्राइंगल का हमें फॉर्मूला ज्ञात करना हो तो कैसे बनाएंगे? बहुत ध्यान से समझिएगा। हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ क्या? ट्राइंगल, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। कैसे लिखेंगे? हम लोग इसको हिंदी में लिख दें, त्रिभुज का क्षेत्रफल। कैसे लिखा जाएगा फॉर्मूला? हम आपको ट्रिक के थ्रू बताएंगे। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। पहले लिखेंगे 1/2। बच्चे बिल्कुल इसको गलत करते हैं, लेकिन हम कैसे समझाते हैं आप उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। x1 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर लिखेंगे x2 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर उसके बाद x3 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, और लास्ट में क्या करेंगे? फिर से बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। अब इसको समझिएगा। 1 है ना, 1 के बाद कौन सी गिनती आती है? 2 आती है ना। तो क्या लिखेंगे? y2। 2 के बाद कौन आती है? 2 के बाद फिर 3 आती है। देखिए कितना सिंपल सा है। फिर 2 के बाद कौन आएगा? फिर 2 के बाद फिर 3 आएगा। 2 के बाद फिर 3 आएगा, और 3 के बाद फिर कौन आता है? 4 आता है। लेकिन यहाँ 4 तो है नहीं ना, यहाँ तो सिर्फ 1 2 3 है, तो बस उसी में रोटेट होता रहेगा। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद फिर 2, ऐसे ही चलता रहेगा। तो 3 के बाद अब बताइए कौन आएगा? 3 के बाद फिर आएगा 1। कितना तो सिंपल। फिर 3 लिखा, 3 के बाद अब कौन आएगा? 1 आएगा, और 1 के बाद कौन आएगा? 1 के बाद फिर आएगा 2 आएगा। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे। अब याद जिसको नहीं होता है, एक नंबर याद कर लीजिए, 23 31 12। ब्रैकेट के अंदर 23 31 12 ही लिखना है। बिल्कुल बेहतर ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। तो जब भी किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हो, आप ये वाला फॉर्मूला लगाकर उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो था फॉर्मूला ये। इसके बाद हम पांचवें के बात करें तो हम लोग कहेंगे एक संरेख होने का प्रतिबंध। संरेख होने का प्रतिबंध, ये इतना यदि आपने पढ़ लिया तो इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। संरेख होने का प्रतिबंध। अब संरेख होने का जो प्रतिबंध है वो क्या है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये आपके पास एक त्रिभुज है जो हमारा यहाँ पे बोर्ड पे बना हुआ है। इस त्रिभुज का यदि क्षेत्रफल 0 हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आपके पास एक रिबन है। वो कौन सा रिबन है आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मिला नहीं मुझे रिबन। तो क्या हुआ कि एक रिबन है, वो हम लोगों ने कैसे पकड़ा? ऐसे आपने पकड़ लिया रिबन को, एक यहाँ पे फंसाया, दूसरा यहाँ पे फंसाया। अब इसको आप इसको ऊपर ऐसे उठाए हुए हैं, और जब आप इसको ऐसे ऊपर उठा लेंगे तो देखिए एक लाइन यहाँ पे हुई, दूसरी ऐसे जाएगी, फिर तीसरी ऐसे जाएगी। इमेजिन कर रहे होंगे कि एक रिबन ऐसे फंसाया, फंसाने के बाद इसको ऐसे उठाया, और जब इसको ऐसे आप उठाना शुरू कर देंगे तो क्या बनेगा? ट्रायंगल ही तो बनेगा ना। तो यदि हम इसको फिर से छोड़ दें तो जो ऊपर हम पकड़े थे वो बीच में आ जाएगा। बिल्कुल बेहतर समझ में आया ना? कैसे? देखिएगा, फिर से समझिएगा। ये समझ गए तो बहुत आसान है। ये क्या था? एक रिबन था। तो इस रिबन में मान लीजिए ये एक लेयर हो गई, ये दूसरी वाली हो गई, ऐसे। ठीक। अब आप इसको बीच से ऐसे उठाना शुरू करते हैं तो कैसे हो जाएगा? ये ऐसे हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यदि आप फिर से इसको छोड़ दें तो फिर ऐसे हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो गया ट्रायंगल और ये हो गया संरेख। संरेख का मतलब एक सीधी रेखा में इसके तीनों पॉइंट हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 पॉइंट हैं, और तीनों की तीनों कैसे हैं? संरेख हैं। तो ऐसे यदि आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करेंगे? देखिएगा, समझिएगा। जब भी समरेख कहेगा या समरेख कहेगा या संरेख कहेगा, अंग्रेजी में कोलिनियर बोलते हैं। रिलेशन ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 0 हो जाए, जो ट्रायंगल का एरिया है वो 0 हो जाए, तो
क्या कहेंगे, समरेख होने का प्रतिबंध सिद्ध हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जब संरेख होने का प्रतिबंध कहता है तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा उसे हम लोग क्या करेंगे, उसे हम लोग लेके चलेंगे, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा उसे लेके चलेंगे हम लोग 0। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल आखिर होता क्या है, अभी अभी आपने पढ़ा 1/2, फिर उसके बाद x1, फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम लोग y2 माइनस y3 प्लस यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x2, फिर क्या लिखेंगे y3 माइनस y1 प्लस फिर क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे x3, उसके बाद y1 माइनस y2 और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो ये बना दिया हम लोगों ने फॉर्मूला। अब इसके बराबर में क्या लिखेंगे, लिखेंगे 0। यदि ये 1/2 नीचे चला जाए, यदि ये 1/2 नीचे चला जाए तो इसका मतलब क्या बचेगा, जो बचेगा वही फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब x1 फिर y2 माइनस y3, वहां से बिल्कुल दिख रहा होगा आप लोगों को, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, ऊपर लिख देते हैं। क्या बचेगा, x1 फिर उसके बाद y2 माइनस y3 बचेगा, फिर बचेगा x2, फिर बचेगा y3 माइनस y1 बचेगा, फिर बचेगा x3 और y1 माइनस y2 बचेगा, फिर क्या बचेगा 0। मतलब अगर संरेख होता है तो हम लोगों को क्या लिखना है, लिखना है कि संरेख होने पर त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है, और ये लेकर चलना है और उत्तर ला के दिखाना है कि 0 है। और यदि क्षेत्रफल 0 है मतलब ये वाला जो पॉइंट उठ गया था ना वो बैठ गया है और त्रिभुज बना ही नहीं, और जब त्रिभुज बना ही नहीं तो उसका क्षेत्रफल क्या 0 ही तो होगा ना। तो इस तरीके से ये क्लास बिल्कुल बेहतर यदि आपको समझ में आई है तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट को ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। लेकिन उससे पहले मात्र 2 मिनट और हम आपको पूरा एक रिकैप में समझा देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला था, सबसे पहले हम लोगों ने सीखा कि भुज क्या है, फिर सीखा कि कोट क्या है मतलब एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बारे में सीखा, फिर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स सीखा। वो क्या सीखा, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर सीखा, ये सीखा। उसके बाद और क्या सीखा, फिर हम लोगों ने सीखा अंतः और बाह्य विभाजन वाला फॉर्मूला। उसमें क्या सीखा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये क्या है, अंतः विभाजन है, और जहाँ जहाँ प्लस बोला हमने वहाँ वहाँ माइनस कर दो तो बाह्य विभाजन हो जाएगा। 2 फॉर्मूले वो सीखे। फिर क्या सीखा, सीखा कि जो है मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। फिर उसके बाद सीखा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब वो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हुज वर्टेक्स आर गिवन, मतलब जिसके वर्टेक्स क्या हो, गिवन हो, वर्टेक्स कहें या कोऑर्डिनेट कहें एक ही बात है, वो गिवन हो तब क्या होगा एरिया। हम लोगों ने सीखा 1/2, फिर उसके बाद बड़ा सा ब्रैकेट x1, फिर x1 के बाद क्या y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 सीखा, ये सीखा। और लास्ट में सीखा कि संरेख हो तब क्या होगा, संरेख होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा, जैसे कि रिबन वाला भी हमने आपको प्रोसेस सिखाया था। तो जल्दी से अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, फिर हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।